तो आज हम लोग बात करने वाले हैं CFT के आधार पर कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। आपको बताया गया कि कॉम्प्लेक्सेस में मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसमें CFT के आधार पर मेटल और लिगेंड्स दोनों पॉइंट चार्ज डेवलप करते हैं और उन पॉइंट चार्ज की वजह से दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो CFT के बारे में इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे और CFT के आधार पर उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं K4FeCN6 के बारे में। K4FeCN6, ये K4FeCN6 में अगर हम लोग इसकी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और प्रॉपर्टी चेक करना चाहें तो CFT के आधार पर सबसे पहले सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? पोटेशियम का +1 × 4 प्लस Fe का x Cn का -1 × 6 = 0 हो जाएगा। तो +4 + x - 6 = 0, x - 2 = 0, x = +2. Here the oxidation number of Fe is +2, and you know that the electronic configuration of Fe 26. The valence electronic configuration of Fe is 4s2 3d6. But here Fe is present +2 oxidation state, therefore the electronic configuration become +2, means 2 electrons are removed from the outer shell, therefore valence electronic configuration become 4s2 4s0 and 3d6. In this case 3d has 6 electrons. 3d has 6 electrons. Electronic configuration takes place according to Hund's rule 1 2 3 4 5 6. This is the 5th degenerate d orbital. Degenerate d orbital in ground state. But here Cn is present, that is strong ligands. और आपको पता है अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आते हैं तो रिपल्सन बढ़ाएंगे। किसके बीच में रिपल्सन होगा? मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन इंक्रीज करेगा और जिसके कारण क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। अर्थात ये हमारा जो 5d जनरेट d ऑर्बिटल है 3d6 का, ये मैं आपको यहाँ से दिखाऊं। दिस इज द 3d6, ये 3d6 है। 1 2 3 4 5 6 5 d जनरेट d ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये मेटल जो है अपने ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन जैसे ही Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में इसके साथ अप्रोच करने के लिए आएगा तो Cn इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। आपको इसके पहले के वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें आपको मैंने समझा चुका हूँ। रिपल्सन की वजह से इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। आपको पता है अगर रिपल्सन होता है तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो ये 5d जनरेट d ऑर्बिटल जो मेटल के हैं, ये 5d जनरेट d ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट। ये 5d जनरेट d ऑर्बिटल जो होगा एक्साइट कंडीशन में चला जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब ये तो या तो ये 5d जनरेट d ऑर्बिटल जो एक्साइटेड कंडीशन है इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, या तो अपनी एनर्जी लॉस करके पुनः ग्राउंड स्टेट में आ जाए जो कि बहुत कम है, या तो फिर ये 2 खंडों में स्प्लिट कर जाता है। ये 2 खंडों में स्प्लिट कर जाता है, एक होता है EG सेट और दूसरा होता है T2G सेट। दिस इज द EG सेट एंड T2G सेट। द एनर्जी गैप बिटवीन EG सेट एंड T2G सेट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। डेल जीरो मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। और इसकी डिफिनेशन कैसे होती है? द एनर्जी गैप बिटवीन EG एंड T2G सेट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एंड दिस गैप इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो ये गैपिंग ज़्यादा हो जाएगी,
ये गैपिंग ज़्यादा हो जाएगी। अगर वीक लिगेंड्स है तो ये गैपिंग कम हो जाएगी। चूँकि यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो गैपिंग ज़्यादा हो जाएगी, गैपिंग ज़्यादा हो गई। तो जो हमको 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, जब गैपिंग ज़्यादा होती है T2G और EG सेट के बीच में गैप ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग पूरी तरह, जब तक ये ऑर्बिटल पूरा भर नहीं जाता है तब तक इलेक्ट्रॉन आगे की हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाता है। ऐसी कंडीशन में T2G के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, EG एम्प्टी हो गया। अब ये जो एम्प्टी EG ऑर्बिटल है, ये 4s, ये जो एम्प्टी EG ऑर्बिटल है ये 4s और 4p के साथ, ये 4s और 4p के साथ इंटरमिक्सिंग करता है और हाइब्रिडाइजेशन बनाता है D2sp3। और इस तरीके से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन हो जाते हैं। और इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में Cn अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। Cn अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब देखिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो या तो उसमें D2sp3 हाइब्रिडेशन होता है या फिर sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है। बट ये दोनों की ज्योमेट्री सेम होती है ऑक्टाहेड्रल। जब आपके पास D2sp3 हाइब्रिडेशन होते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को इनर कॉम्प्लेक्स नाम देते हैं। ये आपका इनर कॉम्प्लेक्स है। और इस कॉम्प्लेक्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, अगर पेयर इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है। ओके, तो ओवरऑल आपको क्या मिला, इस कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडेशन है D2sp3 है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डायमैग्नेटिक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे आप बनाओगे, Fe को ऐसे बना दिए, आप स्क्वायर प्लेनर ऐसे बनाएंगे और फिर ऐसे बना दिए। यहाँ पर Cn, 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 Cn और Cn, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4k प्लस। ओके, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। क्लियर हुआ? आइए अगला एग्जांपल देखें। जैसे आपके पास अगर F6 पावर -3 है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इधर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। +3 का मतलब 4s0 हुआ और 3d5 हो, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से, 3d5। आप 3d5 बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये 3d5 है। और H क्या है, ये आपका वीक लिगेंड्स है। वीक लिगेंड्स के कारण रिपल्सन कम होता है, और रिपल्सन कम होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो ऐसी स्थिति में ये वीक लिगेंड्स आएगा, एक्साइटेशन करेगा, एक्साइटेशन आप कराएंगे 1 2 3 4 5। आफ्टर एक्साइटेशन इसको स्प्लिट करा देंगे AG सेट और T2G सेट में, AG सेट और T2G सेट में। बट दोनों के बीच की जो गैप है, जो गैप एनर्जी है वो बहुत ही कम है। del0 की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पर ये वीक लिगेंड्स आए हैं। Fe क्या है, Fe आपका वीक लिगेंड इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आया है, तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन नहीं कर पा रहा है, और ज़्यादा रिपल्सन नहीं होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे स्थिति में ये स्प्लिट किया T2G और EG में, इनके बीच में एनर्जी गैप कम है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे फिलअप कर देंगे। जब एनर्जी गैप कम होता है तो ऐसी स्थिति में हम दोनों को नियर अबाउट स्लाइटली इक्वल एनर्जी लेवल ऑर्बिटल को समझते हैं।
और वुंड का ये कंसेप्ट है कि सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दीजिए। लेकिन जब ये वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में इसको जब तक पूरा भर नहीं जाता है तब तक इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं जाते हैं। ओके, तो ये इसके कॉन्सेप्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में इधर Eg भी क्या है, Eg के पास भी इलेक्ट्रॉन है, T2g के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो मजबूरी बस हमको क्या करना पड़ेगा, 4s वाला ऑर्बिटल लाना पड़ेगा। ये 4s ऑर्बिटल हो गया, 4p भी लाना पड़ेगा और 4d भी लाना पड़ेगा। ये 4d है और ये 4p है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमको कोऑर्डिनेशन नंबर जब कॉम्प्लेक्स में 6 होते हैं तो 6 के लिए या तो sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है या फिर d2sp3 होता है। अब इधर d खाली नहीं है तो हमको आउटर वाला d लाना पड़ रहा है 4s 4p के साथ। इंटरमिक्सिंग करा देंगे, एक s 3p 2d के साथ इंटरमिक्सिंग करा देंगे। कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ, sp3d2 हाइब्रिडेशन हुआ। तो जो 6 ऑर्बिटल बनेंगे, ये 6 ऑर्बिटल बने, इसमें Fe क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बना देगा। 1 2 Fe सॉरी F फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, sp3d2। sp3d2 का मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों आउटर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ns np के साथ nd ऑर्बिटल आ रहा है। ns जब ns np और nd ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स। आउटर कॉम्प्लेक्स। और जब ns np के साथ n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें तो उसको बोलेंगे इनर कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका क्या है, आउटर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक किया जाए तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक इतना ज़्यादा है कि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन, चूँकि मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे, और डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। इस कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री होगी वो भी ऑक्टाहेड्रल होगी। अगला कॉम्प्लेक्स देखिए, जैसे HCH2O टेकन 6 और +3, इसका एडीएम +3 फॉर्म में है। +3 फॉर्म का मतलब ये हो गया 4s0 3d0। क्यों? क्योंकि 4s2 3d1 होता है। इसका एडीएम 21 का आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 होता है। तो 3+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कराए जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से। अब यहाँ पे क्या है, 3d पूरी तरह से खाली है। 1 2 3 4 5, 4s भी खाली है, 4p भी खाली है। आपको स्प्लिटिंग कराकर आप चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6 हैं, या तो sp3d2 होता है हाइब्रिडेशन या फिर d2sp3 होता है। तो यहाँ पर अंदर की d ऑर्बिटल खाली है, अर्थात 3d खाली है, 4s खाली होगा, 4p भी खाली होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, d2sp3 करा देंगे हाइब्रिडेशन, d2sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ये d2sp3 हाइब्रिडेशन हुआ। ओके, अगला कॉम्प्लेक्स देखिए, वेनेडियम H2O टेकन 6 और +3, ये भी देख लीजिए। वेनेडियम टाइटेनियम यहाँ लगा देते हैं, चले पहले वेनेडियम है, वेनेडियम +3, वेनेडियम +3। वेनेडियम कितना होता है, 23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 होता है और 3d3 होता है। तो 3+ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, तो 3d2 हो जाएगा। तो 3d2 आप बनाएंगे तो ये आपका 3d2 हुआ, 1 2, ये 4s होगा, ये 4p होंगे। ठीक है, हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, d2sp3, d2sp3। ये मैं आपको स्प्लिट करके नहीं दिखा रहा हूँ, स्प्लिट कराओगे तो वही चीज़ें निकलेंगे। अरे भाई आप क्या करोगे, ये इसके पास D के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2, आप इसको एक बार एक साइड कराओगे, ये 1 2, फिर इस साइड कराने के बाद इसको स्प्लिट कराओगे EG सेट में और T2G सेट में, 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिलअप करोगे, ये आपका T2G सेट हुआ, ये EG सेट हुआ।
ईजी सेट में इलेक्ट्रॉन जाने की कोई सवाल ही नहीं है, तो ईजी सेट के 2 ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगे। 2 ईजी सेट के ऑर्बिटल खाली मिले, 4s के मिले, 4p के मिले। कौन सा अपडेशन हुआ? D2sp3 कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? इनर कॉम्प्लेक्स। ये भी आपका इनर कॉम्प्लेक्स था और ये भी आपका इनर कॉम्प्लेक्स हो गया। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। और ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक। जैसे TiH2O टेकन 6 पावर +3 है, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, +3 का करने लगेंगे तो स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है, 4s2 3d2 होता है। +3 में से क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से। अब ये 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन चूंकि H2 वीक लिगेंड्स है, वीक लिगेंड्स की वजह से रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा और ये भी वैल्यू कम होगी। एक चीज आप जानते रहिए, अगर सेंट्रल मेटल के पास D1, D2, D3, D8, D9, D10 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होता है तो उसमें लिगेंड स्ट्रेंथ वर्क नहीं करता है। अर्थात वो लिगेंड्स चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो चाहे वीक लिगेंड्स हो, उसमें CFSC पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या होगा? एक्साइट करेगा, एक्साइट आप करा दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद इसको स्प्लिट कराएंगे 2 सेट में और 3 सेट। T2G के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये Eg पूरी तरह से खाली रहेगा। तो ये Eg 4s के साथ और 4p के साथ इंटरमिक्सिंग करेगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? D2sp3। कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? इनर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ओके। ज्योमेट्री इसकी कैसी हो जाएगी? टाइटेनियम आप बनाएंगे H2O, ज्योमेट्री आप वैसे ही बनाएंगे जैसे और सबका बना रहे हैं। Ti, ये H2O, 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 H2O और H2O, और यहाँ पे लगा दीजिएगा पावर +3। यहाँ पे लिख देंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ, ज्योमेट्री ऑफ TiH2O टेकन 6 पावर +3। ओके। BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। 1 घंटे पर डे केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं। जो विद्यार्थी केमिस्ट्री की डेली लाइव क्लास के लिए इच्छुक हो वो इस नंबर पर संपर्क करके 9616822248 पर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करके अपना नेम, क्लास बताएं और फिर मैं आपको क्या करूंगा, लाइव क्लास की पासवर्ड और आईडी प्रोवाइड करूंगा। फिर आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आइए देखें, जैसे कॉम्प्लेक्स है Na2FeCN5N, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हमको ये सोचना है कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। Fe के ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? NO यहाँ पर है। NO ऐसा लिगेंड्स है जो कि न्यूट्रल फॉर्म में भी होता है और कैटायनिक में भी होता है। अगर न्यूट्रल फॉर्म में होगा तो इसका नाम नाइट्रोसिल होगा, नाइट्रोसिल। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। लेकिन अगर इसके पास NO+ के रूप में है तो इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम,
नाइट्रोसोनियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि इस पर कुछ इंडिकेशन नहीं है, इंडिकेशन मिलेगा भी नहीं, ये नाइट्रोसिल है या नाइट्रोसोनियम, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। कैसे चेक करोगे, देखो Fe को यहाँ इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, तो 5 + 1, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6 हैं, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि 6 × 12 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है किसको मिल रहे हैं, Fe को मिल रहे हैं। क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है, एक कोऑर्डिनेशन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 कोऑर्डिनेशन का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन Fe को मिल रहा है। Fe को 12 इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, तो NO जो होता है, नाइट्रोसिल जो होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन सेंटीमीटर को देता है। नाइट्रोसोनियम जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन सेंटीमीटर को देता है। तो यहाँ पे Cn है, ओके, तो Cn है, Cn कितने हैं, Cn आपके 5 है, Cn आपके 5 है, तो आप क्या कर सकते हो, 5Cn डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 5 × 2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। 5Cn जो है डोनेट करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन Cn देगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये देंगे, तो 10 + 2 = कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन, और 12 इलेक्ट्रॉन ही Fe को चाहिए, तो इसका मतलब 10 + 2, यहाँ पर ये किस फॉर्म में होगा, नाइट्रोसोनियम के रूप में, ठीक ना। अगर हम इसके साथ इसको जोड़ देते हैं 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन हम इस कॉम्प्लेक्स में 13 इलेक्ट्रॉन Fe को नहीं मिल रहा है, सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो किसके साथ, मतलब 5Cn के साथ यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोसिल होगा, NO+ होगा, ठीक। तो आइए देखें, अब हमको ये पता हो गया है कि सोडियम का +1 × 2, Fe को x मान लेंगे, Cn का -1 × 5 +1 = 0, तो कितना हो जाएगा, +2 +1 +3 और +5, तो x - 2 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, +2। यहाँ पर Fe किस ऑक्सीडेशन में है, +2 फॉर्म में है, +2 फॉर्म में। Cn आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, चलो +2 फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, +2 फॉर्म में Fe जो है +2 फॉर्म में है, तो 4s0 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। अब ये आपके 3d6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 3d6 है, एक्साइड करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो 1 2 3 4 5 और 6, और ये स्प्लिट करेगा 2 सेटों में, कौन कौन से, Eg सेट और T2G सेट, Eg सेट और T2G सेट, इनकी जो गैप होगी ये लार्ज होगी, ज़्यादा गैप होगी, तो ऐसी स्थिति में 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, Eg का दोनों सेट खाली रहेगा, तो होगा क्या, Eg के 2 सेट खाली हैं, 4s के सेट खाली हैं, 4p के सेट खाली हैं, ये आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, ये 3d के ऑर्बिटल हैं, 4s के हैं, और ये 4p के हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, d के 2 जा रहे हैं, d2 हो गया, एक s का जा रहा है, 3p के जा रहे हैं, d2s के 3 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, चूंकि सभी पेयर कंडीशन है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, डायमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हुआ। K4Fe Cn2 O2 है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेक करनी है। तो देखो यहाँ पर O2 है, O2 के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर आपके पास O- है, इसका नाम होगा ऑक्साइड, O2- है, तो इसका नाम होगा ऑक्साइड। O22- होगा, तो इसका नाम होगा परऑक्साइड, परऑक्साइड। अगर O2- है, तो इसका नाम होगा सुपर ऑक्साइड।
सुपर ऑक्साइड। तो जब हमारा ऑक्साइड इस फॉर्म में होता है तो जरा आप देखें इनका जब यमो थ्योरी के आधार पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। जब इन लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे तो इनके पास ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इनके पास कितने हो जाएंगे, 8 + 2 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इनके पास कितने हो जाएंगे, 8 + 8 + 1 इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये दोनों एमओ के आधार पे ये दोनों कैसे हैं, डायमैग्नेटिक। जब हम लोग एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसमें भी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, अगर सभी पेयर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो डायमैग्नेटिक होता है। अगर किसी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है। तो इन दोनों में देखा गया कि ये डायमैग्नेटिक होते हैं। बट अगर 17 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो रहा है तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब ये जो O2 है, ये जो O2 है, या तो ये O2 होगा या फिर ये O2 होगा। ये तो नहीं हो सकता, ऑक्साइड नहीं हो सकते, क्योंकि O2 या तो ये पराक्साइड हो सकता है या फिर सुपर ऑक्साइड हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, +1 × 4, Fe को x मान लिए, Cn का -1 × 5, O2 यहाँ पर हम लोग एक बार सुपर ऑक्साइड के रूप में कंसीडर करते हैं, -1 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, +4 + Cx -6 इक्वल टू 0, तो x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2। Fe यहाँ पर किस फॉर्म में है, +2 फॉर्म में है। +2 फॉर्म का मतलब ये हो गया 4s 0 हो गया और 3d 6 हो गया। 3d 6 को आप फिलअप करिए, 1 2 3 4 5 और 6 ग्राउंड स्टेट में है। Cn आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन अगर ज़्यादा होगा तो del0 की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ऐसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ये आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, ये एक्साइट किया, ये एक्साइट किया, 1 2 3 4 5 और 6। आफ्टर एक्साइटेशन ये स्प्लिट किया 2 खंडों में, कौन से, ये आपका EG सेट और ये आपका T2G सेट। EG सेट और T2G सेट में स्प्लिट किया। चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, ये वैल्यू लार्ज हो जाएगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी, स्प्लिटिंग गैप ज़्यादा हो जाती है। कैसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड Cn है, Cn जब इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आएगा तो इसके बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा करेगा, एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ेगी। एक्साइटेशन एनर्जी जब स्प्लिट करेगी, टूटेगी, तो T2G और EG के सेट के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जब हम लोग फिलअप करेंगे तो जब तक ये पूरा ऑर्बिटल फिलअप नहीं हो जाएगा तब तक हम इलेक्ट्रॉन को इसमें नहीं फिलअप कर पाएंगे। ऐसे स्थिति में यहाँ सभी पेयर कंडीशन हो गए, EG खाली है, EG और 4s और 4p के साथ ये हाइब्रिडाइजेशन चले जाएंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनर कॉम्प्लेक्स हो गए, इनर कॉम्प्लेक्स हो गए। फिर आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है तो आप कहोगे कि सभी पेयर कंडीशन में है, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। बट ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स को जब चेक किया गया तो ये कॉम्प्लेक्स जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का निकला। और पैरामैग्नेटिक नेचर इसलिए निकला क्योंकि इसमें जो O2 है ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म में है, और इस सुपर ऑक्साइड का 17 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो कि यमो के आधार पर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। तो इस कॉम्प्लेक्स से आप लोग एक नई बात जानिए कि कॉम्प्लेक्स के सिर्फ सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही कॉम्प्लेक्स की नेचर को डिसाइड नहीं करता है, बल्कि उसमें मौजूद लिगेंड्स की जो टेंडेंसी होती है वो भी कॉम्प्लेक्स की नेचर को, कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती है। अब जरा आप देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इंडिकेट कर रहा है डायमैग्नेटिक,
लेकिन इसमें O2 है जो कि सुपर ऑक्साइड है, और ये सुपर ऑक्साइड किस फॉर्म है? पैरामैग्नेटिक फॉर्म में है। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नियमों के आधार पर करोगे तो पैरामैग्नेटिक नेचर का निकलेगा, और इस पैरामैग्नेटिक के कारण ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है? पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ये फिर एक और कॉम्प्लेक्स है H2O टेकन 5 NO और ये SO4। ओके, तो जरा आप देखें NO, यहाँ पे भी NO किस रूप में होगा? NO किस रूप में होगा? नाइट्रोसोनियम के रूप में। इसके पहले कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। तो जब आप इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X प्लस H2O का 0 × 5, चूँकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। NO प्लस का +1, सल्फेट का -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो X - 1 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा? +1। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर Fe किस ऑक्सीडेशन में है? +1 में। इसके पहले आप देखे होंगे Fe या तो +2 में रहता है या तो +3 में रहता है। Fe जो है इसकी दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +3 के रूप में स्टेबल। एक होता है फेरस, और दूसरा होता है फेरिक। यहाँ पे Fe +1 है। इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s1 हो जाएगा और 3d6 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? 4s1 और 3d6 चेक करना है। ये आपका 3d6 में बना रहा हूँ, ये आपका 3d6 है। 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका 4s1 है, ये आपका 4p है। 4s1 है और ये 3d6 है। चूँकि इसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होंगे तो या तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर d2sp3 होगा। इन दोनों सिचुएशन में आपको s का ऑर्बिटल खाली करना पड़ेगा। s का ऑर्बिटल खाली करना पड़ेगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि यहाँ पे 4s1 3d6 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे चला आता है, पेयरिंग कर लेता है। ओके, और यहाँ पर H2O NO प्लस, तो क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा 1 2 और ये 4s खाली है, 4p खाली है और 4d भी खाली है, 4d भी खाली है। चूंकि ये वीक लिगेंड से पेयरिंग करेगा नहीं तो s का एक ऑर्बिटल 3p के 2d का ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करेंगे, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ? चूंकि d आउटर वाला d आ रहा है तो आउटर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आउटर कॉम्प्लेक्स ये आपका 4s है, 4p है, ये आपका 4d है। ठीक है, और ये आपका कितना है? 3d7 है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर कर गया, 3d7 हो गया। कॉम्प्लेक्स कैसा है? चूंकि यहाँ पे सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो गए, पैरामैग्नेटिक हो गए। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ऐसे कॉम्प्लेक्स जो जनरली CFT के आधार पे एक्सप्लेनेशन आसानी से आप कर सकते हो। अब आप कुछ एक्सेप्शन पार्ट को देखिए। एक्सेप्शनल एग्जाम्पल में जैसे Ni है और F6 है, पावर -2 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो निकल का ये समय ऑक्सीडेशन +4 है, और +4 का मतलब 4s 0 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। चूंकि 4s2 3d8 होता है निकल 28 का, तो यहाँ +4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाएंगे, 3d6 हो जाएगा। ये आपका 3d6 हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, ये 3d6। ये आपका वीक लिगेंड्स है। आपको पता है वीक लिगेंड्स आएगा, रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम होगा, चूंकि वीक लिगेंड्स है, डेल्टा 0 की वैल्यू क्या होगी? कम होगी।
ऐसा जनरली होता है, जनरली यही हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेप्शन में क्या होगा, चलिए भाई, वीक लिगेंड आया, इसको स्प्लिट कराया 1 2 3 4 5 और 6, फिर इसके बाद इसको स्प्लिट करा दिया 2 सेट और ईजी सेट और T2G सेट में, ईजी सेट और T2G सेट में। ये 3D6 इलेक्ट्रॉन है। अब इनके बीच की जो गैपिंग है वीक लिगेंड्स की वजह से बहुत ही कम है, तो कम होने से 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही भरेंगे। क्योंकि गैपिंग कम होने से हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरते हैं, गैपिंग ज़्यादा होने से 1 2 3 4 5 6 तब इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। और जब ईजी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ईजी जो है खाली नहीं मिलेंगे, तो हमको मजबूरी बस 4s का ऑर्बिटल लाना पड़ेगा, 4p का ऑर्बिटल लाना पड़ेगा, देन 4d का भी ऑर्बिटल लाना पड़ेगा। एक s का, 3p का, 2d का हाइब्रिडेशन करा देंगे, sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 कॉम्प्लेक्स आउटर हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की पैरा हो जाएगी ना, इस बेस पे आधार पे जो हमारा जो जनरली CFT है। लेकिन यहाँ पे Ni का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +4 का मतलब ये होगा कि निकल के पास जब 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो निकल की जो न्यूक्लियस हैं इनके पास जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास में आ जाएंगे, क्योंकि साइज छोटी हो रही है। अगर किसी भी एटम पर ऑक्सीडेशन, किसी भी आयन पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो उसकी साइज छोटी होती है, और साइज छोटी होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। साइज छोटी होने से इलेक्ट्रॉन पास में ही आपको मिलेंगे अगर साइज छोटी हो गई। ऐसे स्थिति में जब लिगेंड्स इसके साथ अप्रोच करने के लिए आएगा, चाहे वो वीक ही लिगेंड्स क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खुद ही इसके पास में हो गए हैं, इनके बीच में जो है रिपल्सन ज़्यादा होने वाला है, रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो डेल जीरो की वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं समझ पाए? देखो मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी सेंट्रल एटम का अगर ये सपोज करो ये उसकी साइज है, साइज बड़ी है, तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, थोड़े से दूर में होंगे, उसके आउटर के इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर में होंगे। लेकिन अगर उसी एटम का साइज छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन पास में होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पास में होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, मतलब इनके ही सेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्सन ज़्यादा करने लगेंगे। और कोई सपोज करो वीक लिगेंड्स इसके साथ अप्रोच करने के लिए आ रहा है, तो इन आउटर सेल के पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी डेंस फॉर्म में है, काफ़ी क्लोज फॉर्म में है, इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, और रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा तो डेल जीरो की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे निकल जो है हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वही चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये एक्सेप्शनल आप कह सकते हो, ये वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? आप कहोगे सर यहाँ पे वीक लिगेंड्स है, रिपल्सन तो कम होना चाहिए। ठीक है, वीक लिगेंड्स है, यहाँ पे इंटरेक्ट करने के लिए आएगा, लेकिन साइज छोटी होने से रिपल्सन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण डेल जीरो की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर डेल जीरो की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहीं पर पेयर कर जाएंगे, ईजी सेट खाली हो जाएगा, और जब ईजी सेट खाली हो जाएगा क्या होगा, ईजी के 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल 4s के, 3 ऑर्बिटल 4p के हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, D2sp3 इनर कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायमैग्नेटिक है, इनर कॉम्प्लेक्स है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। एक्सेप्शन आप बोल सकते हो। अगला कॉम्प्लेक्स देखिए, CO H2O टेकन 6 पावर +3। CO का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने लगेंगे 4s 0 हो जाएगा, 3d7 होता 3d6 ही हो जाएगा, और 3d6 को फिलअप करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 एक्साइट करा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6
1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद स्प्लिट कराएंगे ईजी सेट और टीटीजी सेट का। इनके बीच की गैपिंग जो होगी जनरली यहाँ पे देखा जाए तो H2O जो है वीक लिगेंड्स है, वीक लिगेंड्स होगा तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होने से del 0 की वैल्यू कम होती। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया, इसमें ये देखा गया कि यहाँ पे del 0 की जो एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में del 0 की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। एक्सपेरिमेंट किया गया del 0 की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है। पेयरिंग एनर्जी क्या है, ये सब सारी बातें जो है इसके पहले की वीडियो में हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉन जब तक फिलअप नहीं होंगे तब तक ऑर्बिटल इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो ईजी के 2 सेट खाली रहेंगे, 4s का खाली रहेगा, 4p का खाली रहेगा, ये आपस में हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, D2sp3। कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, इनर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब हो गए। ओके, अगला है CO2O4 टेकन 5, ये कॉम्प्लेक्स है, पावर +3। जरा आप देखें CO का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, +3 का मतलब 4s0 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। आप 3d6 बनाएंगे, ये 3d6 बना दिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये एक्साइट करेगा, एक्साइट करेगा 1 2 3 4 5 और 6, एक्साइट करने के बाद ये स्प्लिट करेगा कितने सेटों में, 2 सेटों में, T2G और EG सेट में, EG और T2G सेट में। ये आपका EG सेट है, ये आपका T2G सेट है। दोनों के बीच की गैप अब हम लोग देखेंगे तो ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आने से रिपल्सन बढ़ता है, del 0 की वैल्यू बढ़ती है। बट यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया तो del 0 की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है। ये कहाँ से मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, तो यहाँ पे del 0 की वैल्यू कम हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, और तब ऐसी स्थिति में हमको 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो जाएंगे। ये ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो हम कौन सा इंटरमिक्सिंग कराएंगे, 4s का ऑर्बिटल लेंगे, 4p का लेंगे और 4d का ऑर्बिटल लेंगे। ये 4d है, 4p है और ये 4s है, तो ये आपस में इंटरमिक्सिंग करा देंगे। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, sp3d2 हुआ। कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, आउटर कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने से पैरामैग्नेटिक हो गया। FeNH3 टेकन 6, FeNH3 टेकन 6 पावर +3। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है तो 4s0 हो जाएगा, 3d5 हो जाएंगे, ये 3d5 है, 1 2 3 4 और 5 एक्साइट हुआ, 1 2 3 4 5 एक्साइट होने के बाद ये 2 सेटों में टूटा, EG सेट और T2G सेट में, EG सेट और T2G सेट में। 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे, डिपेंड करेगा इसकी एनर्जी पर, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये बेटे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में रिपल्सन बढ़ता है, del 0 की वैल्यू बढ़ती है। बट यहाँ पर क्या देखा गया, del 0 की वैल्यू कम हो रही पेयरिंग एनर्जी से, यह ऑब्जर्व किया गया है। तो del 0 की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आप भरोगे 1 2 3 4 और 5। ये सेट पूरी तरह से भरे हैं, 4s का ऑर्बिटल आएगा, 4p का ऑर्बिटल आएगा और 4d का ऑर्बिटल आएगा, 4d का ऑर्बिटल आएगा। इसमें से एक s का, 3p का, तो ये 4p है। कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ, sp3d2, आउटर कॉम्प्लेक्स हुआ, आउटर कॉम्प्लेक्स हुआ। कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे हुई, पैरामैग्नेटिक हुआ। ये सब एक्सेप्शनल हो रहे हैं, मतलब जो हमारा CFT कह रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि दूसरा कुछ डिमांड हो रहा है। इसी तरीके से MnNH3 टेकन 6 है, पावर +3 है, पावर +2,
Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 4s 0 हो जाएगा, 3d 5 हो जाएगा। 3d 5 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक 3d 5 को जब हम लोग स्प्लिट कराएंगे 1 2 3 4 5, ये स्प्लिट किया, ये 3d 5 है, 1 2 3 4 5, स्प्लिट करने के बाद ये दो सेटों में एक्साइट करने के बाद ये दो सेटों में टूट गया, Tg और T2g सेट में। इनके बीच की जो गैप है ये डिपेंड करेगा लिगेंड स्ट्रेंथ पर। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में रिपल्सन ज़्यादा होना चाहिए, del 0 ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। del 0 की वैल्यू जो है पेयरिंग एनर्जी से यहाँ से कम मिल रही है, ऑब्जर्व किया गया। तो जब कम मिल रही है तो del 0 क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ऐसे स्थिति 1 2 3 4 और 5, तो क्या होगा, आउटर 4s आएगा, 4p आएगा, 4d, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया। आइए अगला कॉम्प्लेक्स देखें, CONH3 टेकन 6 पावर प्लस 3 है, पावर प्लस 2 है। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का करने लगेंगे, कोबाल्ट का 27 4s2 3d7 होता है, तो 4s2 3d7 कोबाल्ट प्लस 2 फॉर्म में है, तो 4s 0 हो जाएगा, 3d7 हो जाएगा। चलिए 3d7 को आप फिलअप करिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 एक्साइट किए, ये आपका 3d7, 1 2 3 4 5 6 और 7। आफ्टर एक्साइटेशन ये ऑर्बिटल स्प्लिट करने वाला है दो सेटों में, Tg सेट और T2g सेट में। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग में T2g सेट नीचे और Eg सेट ऊपर, ऐसा आप जानते हो। ये गैप जो है यहाँ पर NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से रिपल्सन होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, del 0 की वैल्यू ज़्यादा होगी। चलिए भाई del 0 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, 7 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। अब इस एक इलेक्ट्रॉन आने से डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 में या तो sp3d2 होता है या फिर d2 sp3 होता है, मतलब हर हाल में हमको d के 2 ऑर्बिटल चाहिए और एक ही सेल के 2 d ऑर्बिटल चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 3d वाला ऑर्बिटल ले लें और एक बाहर से 4d वाला ऑर्बिटल ले लें। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस ऑर्बिटल को छोड़कर 4s 4p 4d की इंटरमिक्सिंग करा देते हैं तो ये ऑर्बिटल हमेशा एम्प्टी खाली रहेगा, वैकेंट रहेगा, जो कि उसमें हमेशा डिफेक्ट करता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3d का इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4s हुआ, ये 4p हुआ और ये 4d हुआ, 4d हुआ। ये 3d का एक इलेक्ट्रॉन 4d में चला जाता है, ये घटना कहलाती है ट्रांसफरेंस, ट्रांसफरेंस की घटना होती है। 3d का एक इलेक्ट्रॉन 4d में चला जाता है, 4s 4p और ये 4d 4d1 हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये ऑर्बिटल खाली हो जाता है, s का ऑर्बिटल p का ऑर्बिटल, ये तब आपस में इंटरमिक्स करके क्या बनाते हैं, d2sp3 हाइब्रिडेशन होता है। अब इसको देखकर आप कहोगे कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, नहीं, यहाँ 4d के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक, अगला वीडियो जो होगा वो CF3 टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का।